वेलकम साथियों। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर। और यदि आप दोस्तों आरएएस, पटवारी, वीडियो, एसएससी और अदर जो राजस्थान के एग्जाम्स है जो आरपीएस या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप यदि उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। और आप यदि यूपीएससी के लिए भी कुछ सोच रहे हैं तो हम आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा दोस्तों तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा ये प्रयास और बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए नई नई और कुछ वीडियो ला सकें। और इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और आपको हमने इससे पहले 2 क्लासें ले ली है, यदि आप उन क्लासों को नहीं देखा आपने अभी तक तो आप उन 2 क्लासेस को देख के फिर आगे बढ़ें ताकि आपको हमारा ये आगे वाली क्लास समझ में आ सके। तो हम दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी मैंने पिछली क्लासों में भी कहा है आपको कि हमें हाल फिलहाल होने वाले एग्जाम्स में राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। और राजस्थान के एग्जाम्स में राजस्थान राज्य व्यवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हें समझने के लिए हमें पहले भारतीय राज्य व्यवस्था समझना पड़ेगा। और जैसे कि नए नए दिन नए संशोधनों के बावजूद हमारे राज्य व्यवस्था में कई बदलाव भी हो रहे हैं, तो हमें उन्हें समझने के लिए करंट से अपडेटेड होना बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए हम आपको फुली अपडेटेड तरीके से राज्य व्यवस्था बता रहे हैं। तो आप जरूर राज्य व्यवस्था को हमसे पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और आप कर सकें। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान की मांग के बाद किस तरह संविधान सभा बनी, और संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और उसी टाइम हमारे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और उसके बाद इसी बीच एक सेकंड बैठक और ड्राफ्टिंग कमेटी के मध्य एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जो 29 अगस्त 1947 को बनती है। इसी तरह हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ये पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी थी और आप इसमें देख सकते हैं। और ये संविधान हमारा बनने में इसमें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसी को हम दोस्तों आगे करते हैं और बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। क्या कुछ है इस क्लास के अंदर आज की क्लास में, तो मैंने उससे जिक्र किया है कि हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वनडे एग्जाम्स में सीधी सीधी पूछ जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। और ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? तो इंपॉर्टेंस ये दोस्तों की जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की वो इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कुछ था दोस्तों, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। यह क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। इसके अंदर लिखा हुआ था कि भारत को ये क्या करती है? स्वतंत्र और संप्रभु मतलब इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, किसी देश का हमारे पर कोई राज नहीं, हम स्वतंत्र हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए तथा अपने भविष्य को प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही संविधान निर्माण स्टार्ट हुआ था हमारा। तो इसमें लिखा हुआ था भविष्य के जो भी निर्माण प्रशासन चलाने के लिए जो संविधान निर्माण है उसकी घोषणा कौन करता है? उद्देश्य प्रस्ताव घोषणा करता है। उसके बाद ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसके अंदर जो ब्रिटिश भारत राज कर रहे थे उस टाइम जो एरिया था, या ब्रिटिश भारत से बाहर का भी जो एरिया इसमें शामिल होना चाहता था उस टाइम में, वो सारा क्षेत्र मिलकर क्या कहलाया? भारतीय संघ कहलाया। भारतीय संघ का हिस्सा होंगे जो इसके अंदर अब उस टाइम मिले थे। जो हमारा संविधान बना था जिस टाइम सभी के सिग्नेचर हुए थे तो उस टाइम जो एरिया था वो सारा भारत के संघ के अंदर शामिल होगा। और उन सभी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था। संविधान सभा ने उन सभी क्या किया था? निर्धारण किया था सीमाओं का और नियम बनाए थे उनके बारे में, और उनके अंदर शक्तियों का विभाजन किया था और किस तरह वे शक्तियां कि सभी को मिलेगी और उनको छोड़कर संघ में जो भी सारी कुछ था वो संघ में प्राप्त हो जाएगी। जो राज्यों को प्राप्त थी वो संघ को प्राप्त होगी, संघ को प्राप्ति हुई राज्यों को चीजें प्राप्त कर दी गई। और इसी तरह संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां प्राधिकार इसके अभिन्न अंग होंगे, सरकार के अंग होंगे और सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो भी भारत के अंदर सिस्टम है
उन सभी का मेन पॉइंट कौन सा होगा? स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समक्षमता, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जैसे हमारे मूल अधिकारों के अंदर भी दिए हुए हैं। विधि की समक्षमता आर्टिकल 14, उसके बाद विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे विश्वास, ब्राह्मण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 14 to 19 के अंतर्गत सभी चीजें हैं, तो हम इन्हें जरूर पढ़ेंगे। आप इन्हीं सभी की हमें स्वतंत्रता दी गई है। और इसी के आप आगे अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा भी इसके अंदर प्रदान की गई है। और संघ की एकता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ताकि इसमें कोई हेरफेर ना कर सके, कोई बाहर का इंसान आके इसके अंदर, कोई बाहर का बाहरी देश आके अब इसके अंदर हमें हमारे पे राज ना कर सके, इसीलिए इसके अंदर इस सभ्य न्याय पर विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसका हमारे संविधान किस लिए बनाया गया था? ताकि अब ये संविधान के अनुरूप चलेगा, भारत की जनता ही इस पे उसको कंट्रोल करेगी, कोई बाहरी देश आके हमें वापस गुलाम ना बना ले। इसीलिए संविधान का निर्माण के लिए, इसीलिए सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ताकि हम एक ड्राफ्ट तैयार कर लें कि कैसे बनेगा संविधान के अंदर, क्या होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। और ये सबसे प्राचीन भूमि थी, तो इसीलिए इसके अंदर ये कहा था उन्होंने भी, इसके सभी बढ़िया चीजें बननी चाहिए, इसके अंदर एक निमित चीज होनी चाहिए, ताकि हम शांति व्यवस्था और मानव कल्याण के लिए भी आगे काम कर सकें। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे देश ने 75 ईयर्स के अंदर ही बहुत कुछ हासिल कर दी, जो वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन गई है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और ये कब मतलब सर्वसम्मति पास कब हुआ था संविधान सभा से? 12 जनवरी 1947 को। और इसके उद्देश्य प्रस्ताव का मेन रोल क्या था? इसके द्वारा ये हमारी प्रस्तावना बनाई गई थी। और ये दोस्तों हमारे जो 8 पॉइंट है इधर, ये मैंने दोस्तों जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जो RAS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिटर्न लिखने के लिए या एक समझ बनाने के लिए मैंने इसको डाला है, ताकि वो एक उनके लिए तो लिखने का काम, और आप जिससे इसको समझ सकें ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। हम तो रटते रहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव था, तो रटने के पीछे कारण क्या है, इसे क्यों उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, इसके अंदर थी ऐसी चीजें क्या थी। तो ये चीजें थी दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, कि हम इन चीजों को इस तरह इस्तेमाल कर सकें। इसी के द्वारा प्रस्तावना बनाएगी, तो प्रस्तावना के अंदर ही जो फैक्ट इसके अंदर है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, वही कॉन्सेप्ट हमारी प्रस्तावना के अंदर भी निहित है। तो इसी तरह दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को बढ़ाया गया था आगे। और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैं 3-4 क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के लिए, बाकी ये चीजें दोस्तों आप जरूर इन्हें समझें और इन्हें कहीं जगह नोट कर लें, ताकि आपको रिटर्न एग्जाम्स में काम दें। उसके बाद दोस्तों हम इसके बाद देखते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोस्तों हमारी संविधान सभा जिस समय बन गई थी, संविधान सभा स्टार्ट हो गई थी, पहली बैठक दूसरी बैठक हो गई थी, उसके बाद ये अधिनियम आया था। तो इस अधिनियम के अंदर ब्रिटिशर्स ने पास किया था कि हम आज के बाद भारत को स्वतंत्र करते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये अंतिम जो अधिनियम था, एक्ट था, पास किया था। वैसे तो उनका अंतिम अधिनियम माना जाता है 1935 का, पर उन्होंने 1947 का अधिनियम भी पास किया था, ताकि हम भारत को वो अपनी कंट्रोल से बाहर निकालना चाहते थे भारत को, ताकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर आ जाए, इसलिए उन्होंने ये अधिनियम पास किया था। तो इस अधिनियम के तहत दोस्तों जैसे पहला फैक्ट, उसके अंदर तीन परिवर्तन मेन हुए थे। इस अधिनियम के कारण 3 परिवर्तन थे जो मेन थे, सबसे बड़े परिवर्तन थे। पहला परिवर्तन हुआ था कि संविधान सभा पूरी तरह से, उन्होंने कहा था संविधान सभा पूरी तरह से क्या है, संप्रभु निकाय है, उसके ऊपर किसी और देश का कंट्रोल नहीं है, और वो अपने इच्छा अनुसार संविधान बना सकती है। ये ब्रिटिशर्स ने कहा था कि संविधान सभा है जो पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रिटिशर्स का अर्थ मतलब अंग्रेज जो यूके के थे, जिन्होंने हमारे पर मतलब कंट्रोल कर रखा था 200 सालों तक, उन्होंने ये पास करके ये कहा कि ये पूरी तरह स्वतंत्र निकाय है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ना किसी और देश का कंट्रोल है, तो ये चाहे वैसे अपना संविधान बना सकती है। और इससे पहले जो ब्रिटिशर्स ने कानून पास कर रखे थे, वो इसी लाइन के थ्रू, इसी पहले फैक्ट के थ्रू क्या हो गए, सारे के सारे निरस्त हो गए या उन समाप्त हो गए थे। सभी पहले के जो एक्ट थे, जो उन्होंने 1773 से लेकर के जो एक्ट पास किए थे 1935 तक के सभी एक्ट इसके जरिए समाप्त हो गए। और दूसरा इसके जरिए क्या हुआ था दोस्तों बदलाव, कि जो संविधान सभा थी वही अब विधायिका के रूप में कार्य करने लग गई थी। और इसलिए हमने देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधायिका के अध्यक्ष थे हमारी जो संविधान सभा के साथ विधायिका बैठती थी उसके अध्यक्ष थे कौन थे, जीवी मावलकर। विधायिका का अर्थ हो गया दोस्तों संसद, जैसे हमारी आज लोकसभा राज्यसभा बैठती है ना, उस समय हमारी जैसे एक तो संविधान सभा थी
वो संविधान बनाने का काम कर रही थी अकेली। तो उसी टाइम उसी समय क्या था, अंग्रेज तो चले गए थे हमारे भारत को छोड़कर, तो भारत को भी चलाना जरूरी था, देश को चलाना जरूरी था। तो देश के अंदर जो लोग कानून वगैरह सभी कुछ चलाना जरूरी था। तो उनको कौन चलाए, तो उनको चलाने के लिए भी संविधान सभा को ही कह दिया गया भी आप ही अब से विधायिका का भी काम करोगे। तो पहले तो क्या होता है, पहले जैसे उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया भी एक टाइम तो होता था संविधान सभा के लिए बैठती थी, उस समय तो संविधान निर्माण की बातें होती थी, और उसके बाद दूसरा टाइम दोबारा बैठक बैठती थी उसकी। तो उस बैठक के अंदर विधायिका का कार्य करती थी, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा कार्य कर रही उसी तरह विधायिका का कार्य करती थी वही सभा। तो उस समय पहले तो अध्यक्ष बैठते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिस समय संविधान सभा कार्य करती थी, और जिस समय विधायिका के रूप में कार्य करती थी उस समय अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। तो इसी तरह हमारे संविधान सभा ने दो कार्य किए थे, एक तो संविधान बनाने का और दूसरा विधायिका के रूप में कार्य किया था। तो ये वनडे एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है दोस्तों, जीवी मावलकर किसके अध्यक्ष थे, विधायिका के अध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों में जाननी बहुत जरूरी बात है कि ये क्या चीज थी। उसके बाद तीसरा परिवर्तन क्या हुआ था, तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि इसके जरिए अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान दो देश बांट दिए थे। आज से भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे, इसलिए स्वतंत्रता अधिनियम भी आया था ये 1947 का। तो उसके अंदर बांटने के कारण सबसे पहले मैंने पढ़ा था पहले दूसरी क्लास के अंदर कि उस समय सदस्य संख्या कितनी बांटी थी उन्होंने, 1940 की माउंटबेटन योजना के तहत 389। पर अब ये अधिनियम आ गया, उसके बाद अधिनियम के बाद सीटें कितनी रहेगी, 299 घट के सीटें 299 रहेगी, क्योंकि बाकी सीटें कहाँ चलेगी, 90 सीटें कहाँ चलेगी, जो पाकिस्तान बंटा था ना अलग देश, उस पाकिस्तान के अंदर चलेगी वो 90 सीटें। तो इसीलिए हमारा देश के अंदर अब कितनी सीटें रहेगी थी, 299 सीटें, 299, जिसके अंदर से 229 तो ब्रिटिश प्रांत से थी और 70 देसी रियासतों से थी। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनता है दोस्तों, आप इसे जरूर देखें पेपर के अंदर भी उन्होंने कौन सी संख्या पूछी है, जो संविधान सभा की स्वतंत्र भारत की संख्या पूछी है या स्वतंत्र भारत से पहले की संख्या पूछी है। पहले की संख्या 389 थी और बाद में जो स्वतंत्र होने के बाद में जो बनी थी उसकी संख्या 299 थी। इसके अंदर से 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देशी रियासतों से संख्या बनी थी दोस्तों। ये तो होगी हमारे संविधान के बारे में बातें कर ली हमने। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो उस समय कई समितियां बनी थी दोस्तों। संघ समिति, इसके अंदर सबसे बड़ी 8 समितियां थी दोस्तों। पहले तो बड़ी समितियां 8 थी और बाकी कई छोटी छोटी समितियां और भी बनी थी। और बड़ी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट समितियां थी जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति या इसे ही संघीय संविधान समिति भी कहते हैं, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी समिति थी राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे सभी राज्यों को इकट्ठा किया था, राज्य बनाए थे उस समय, तो उनसे भी समझौता करने थे, जो भी उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट थे या सिस्टम था उनका, जो भी तैयार करना था, अमेंडमेंट तैयार करने थे, तो उसके लिए भी समिति बनी थी। उसका भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दोस्तों संचालन समिति बनी थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति, जो हमारा राष्ट्र ध्वज होगा उसके संबंध में भी जो नियम उपनियम कौन सा होगा, किस तरह होगा, क्या कुछ होगा, उसके बारे में प्रक्रिया बनानी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमने प्रारूप समिति की बात की, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरह हम देख लिया 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और 1 के भीमराव अम्बेडकर जी हैं, 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। ये तो इंपॉर्टेंट समितियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद मूल अधिकार के लिए उप समिति बनी थी, जिसे JB कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी अध्यक्ष थे। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो समिति बनी थी उसके S वर्धाचार्य। और सदन समिति के B पट्टाभी सीतारमैया। और संविधान सभा की कार्यों से संबंधित समिति बनी थी JV मावलकर। और कार्य संचालन समिति बनी थी डॉक्टर KM मुंशी द्वारा। इसी तरह दोस्तों हमने देख लिया। और इसके अंदर हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति कैसे बनी थी, उसके अंदर कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे, कब बनी थी, कब वो पास हो गया था उनका अमेंडमेंट, और कौन से सदस्य आए थे, और उसके बाद संविधान सभा में और क्या क्या कार्य किए। तो उसी के बारे में हम दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ
धन्यवाद दोस्तों। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारा ये परिवार बहुत और बढ़ सके, बड़ा हो सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।